प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव स्टडी पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बिहार एसएससी की शानदार तरीके से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग 2013 में बिहार एसएससी में पूछा गया पेपर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस बुक आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसमें ये 12 सेट वाला प्रीवियस ईयर है, जिसमें टोटल जो प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है, ठीक है। तो 2011 वाला पेपर आपको करवा चुके हैं, ये 2013 में जो बिहार एसएससी में पूछा गया था वो पेपर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्या, नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड कहलाता था तो कौन सा वो था, तंजौर या तो त्रिशूर या तो कालीकट। तो कोझिकोड किसका नाम है, कालीकट का है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ना, कालीकट को ही कोझिकोड कहा जाता था, ठीक है। कोझिकोड केरल राज्य में एक बंदरगाह है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कोझिकोड क्या है, एक बंदरगाह है। और कालीकट से क्वेश्चन क्या आता है कि प्रथम पुर्तगाली यात्री जो है भारत में सबसे पहले कहाँ पर आया था, तो कालीकट में ही आया था 1498 में, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है आपको कि वास्को डिगामा को कालीकट पर इसका किसने स्वागत किया था, तो जमोरिन ने स्वागत किया था, ठीक है। और जब भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा ने किया था। भारतीय समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा ही ने किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अगर ये भी आए कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो वो पुर्तगाली था, है ना। पुर्तगाली में पहला कौन था, तो वास्को डिगामा, जो कि 1498 में भारत में केरल के कालीकट पर आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया, तो ये आनंद मठ से लिया गया है ना। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्या राष्ट्रीय गीत पहले है क्या, वंदे मातरम है, ठीक है। और आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में ये पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। राष्ट्रगान क्या है, तो जनगण मन है। और पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो इसकी अवधि कितनी होती है, 65 सेकंड होती है। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी याद रख लेना आपको, इसी तरह एक जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है ना, ये वंदे मातरम का लेखक है। इसी तरह एक है आपका देवदास है ना, देवदास के लेखक कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये देवदास के लेखक है। गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान का आपको मालूम है उपन्यास है, गोदान का लेखक ये है प्रेमचंद्र है ना, मुंशी प्रेमचंद्र है। और गोरा का है कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको गोरा का टैगोर थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, है ना। गोरा गोरा रविंद्रनाथ टैगोर है ना। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, तो देखिए कुछ प्रसिद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका आपको समाधि स्थल याद रखना है। और थोड़ा सा ट्रिक से कर लेंगे याद, तो आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। आप लाइन से लिखिएगा, इंद्र की शक्ति जग में समता, यानी कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, शक्ति स्थल है ना, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। और जगजीवन राम का है समता स्थल। तो इसको एक लाइन बना लेना है, इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल विजय। वीर है राजीव यानी कि वीर भूमि है राजीव गांधी का, वीर है राजीव लाल विजय की यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट, है ना। लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट, जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, विजय घाट किसका है, तो लाल बहादुर शास्त्री का है ना, ऑप्शन नंबर 3। और फिर आगे लिखना है, बापू करे राज चाचा रहे शांत। बापू करे राज यानी कि बापू का है राजघाट, चाचा रहे शांत यानी कि चाचा नेहरू का है शांति वन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 6 अति महत्वपूर्ण है जो कि याद रहेगा ना। इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल और जगजीवन राम का समता स्थल। तो इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल विजय यानी कि वीर भूमि है राजीव गांधी की, लाल विजय यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। बापू करे राज चाचा रहे शांत यानी कि बापू का है, यानी कि बापू कौन, महात्मा गांधी हो गया, तो इनका है राजघाट। और चाचा नेहरू का हो गया शांति वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो पहली बार कब चुने गए थे, तो 1929 में ये चुना गया था, ठीक है। 1929 में ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था ना।
1929 का लाहौर अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब किया गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस का पूछा जाता है। ठीक है, उनका याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। एक बने थे ये 1938 में और एक 1939 में। 1938 का ये था हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का यह था त्रिपुरी अधिवेशन, है ना। ये दोनों का अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं ना, तो वो एक मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का सीरीज चला रहे हैं, वो वीडियो देखना है ना, किसी भी तरह से मतलब मिस नहीं करना है। हर हाल में वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो से निश्चित रूप से गारंटी के साथ प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या तो एसएससी टीसीएस द्वारा जो कि जितने भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, उस सभी प्रश्न के साथ साथ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो वो क्लास आपको डेली करना है। तो आपको क्लास बाय क्लास है ना, वो पूरा आपको संपूर्ण सिलेबस जो है बिहार एसएससी का उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको प्रश्न प्रीवियस ईयर उठा रहे हैं और वहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया जिस चैप्टर से, उस चैप्टर से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे मस्त क्लास होती है। यानी कि यूँ समझिए कि होता ना कि एक अपने बड़ाई नहीं करना चाहिए, पूरी यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा सबसे बेस्ट क्लास है ना आपका वही रहेगा। ठीक है, जो कि एकदम सटीक स्टडी है और आप निश्चित रूप से वहाँ से अधिक क्वेश्चन आपका लड़ेगा। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर बात है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम पूछा जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। क्या था, मणिकर्णिका। ठीक है, तो ये याद रखना है, मणिकर्णिका। ठीक है, जितने भी प्रश्न बताएंगे ना वो सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहेगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में होता क्या है, कोई भी आप एग्जाम दीजिए तो जो भी प्रश्न आता है ना वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, डायरेक्ट वहाँ आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए पूछा हुआ प्रश्न चाहे किसी भी एग्जाम को, एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो एसएससी का जितना हो या तो रेलवे का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो भी पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा करता है। ठीक है, वही क्वेश्चन इधर से उधर पूछा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था क्या, मणिकर्णिका। 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म पूछे कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कब, 1828 में, है ना। 1828 से याद तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था, 1828 में ही किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी याद रखना है। अच्छा, असहयोग आंदोलन से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आता है कि असहयोग आंदोलन जो है ये क्यों समाप्त किया गया था ना, इसका स्थगित करने का कारण क्या था, है ना, या तो किस घटना के कारण इसको असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। तो चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उस घटना के बाद ये असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता है अलग अलग एग्जामों में। समान दाब वाली रेखाएं आइसोबार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरह आएगा समान वर्षा वाला, तो आइसो हाइट बोलना है। ठीक है, और समान ऊंचाई वाला कंट्रोल लाइन। देखिए, समान वर्षा और इसका है आइसो हाइट, है ना। देखिए कन्फ्यूजन है, जबकि समान ऊंचाई वाला आपको लगेगा क्या, समान ऊंचाई है तो आइसो हाइट होगा, लेकिन नहीं, उल्टा है ना। आइसो हाइट जो है ये समान वर्षा को दर्शाता है और समान ऊंचाई वाला जो है वो कंटूर लाइन दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट है, मेक मोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है। तो मेक मोहन रेखा किसके बीच है, भारत और चीन के बीच, है ना। और ये कब निर्धारित किया गया था, 1914 में। ठीक है, मेक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। इसी तरह टाइप का क्वेश्चन आपको 3-4 है जो कि एग्जाम में आते रहता है। वो कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है ना। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है।
डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। एक रहता है 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। एक है मैगिनोट रेखा, तो मैगिनोट रेखा ये पूछा जाएगा, तो मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ठीक, नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच है। तो एक आपको यहाँ पर याद करवाए थे एक शब्द क्या, नाश्ता। ठीक है, नाश्ता, इसमें क्या देखना है कि नर्मदा हो ना, नाश्ता नौ से हो गया नर्मदा और ताप्ती के बीच में क्या है, सतपुड़ा पर्वत है ना, सो से सतपुड़ा पर्वत हो गया। तो नाश्ता एक शब्द याद रखें, नाश्ता यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत है। तो वही पूछा सतपुड़ा पर्वत ताप्ती और किस नदी के बीच है, तो ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, सतपुड़ा पर्वत है क्या, तो मध्य प्रदेश में है, ये पचमढ़ी जो पर्वतीय स्थल है वहाँ पर है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो है धूपगढ़। ठीक, चलिए नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट ही होगा। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलचर कोयले की खान यहाँ है, तो तलचर कोयले की खान ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, तलचर कोयले की खान उड़ीसा में है। तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो झारखंड ही हो गया फिर है ना, तत्काल में कौन है, झारखंड। और भंडारण में भी पूछे तो झारखंड आंसर होगा। ठीक है, और कोयले की बात करें तो सबसे जो उच्च कोटि का कोयला होता है कौन सा, एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, और सबसे घटिया कोयला जो होता है वो बिटुमिनस लिग्नाइट कोयला होता है, लिग्नाइट। ठीक है, और सबसे जो बेहतरीन जो सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला पूछे तो वही एंथ्रासाइट कोयला होगा। ठीक, और बात कर लेते हैं यहाँ पर उड़ीसा आंसर आया था ना, तलचर कोयले के खान। उड़ीसा से क्या याद रखना है आपको, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में। राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो कहाँ है, तो उड़ीसा में। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो 2 सूर्योदय वाला वो ग्रह कौन सा मालूम, ये खोज किया था केपलर 16b है ना, उसका नाम रखा था केपलर 16b, केपलर 16b। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब बात करते हैं ग्रह की आया क्वेश्चन, तो ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसने किया था, कोपरनिकस ने किया था। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र को कहा जाता है। और किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, तो शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है अभी 146। ठीक है, और बृहस्पति के पास है दूसरा नंबर में 95 है ना, बृहस्पति के पास 95 उपग्रह है। नेक्स्ट है जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो संथाल जनजाति कहाँ नहीं रहती है, तो ये असम में नहीं रहती है ना, बाकी झारखंड, उड़ीसा, बंगाल है ना, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में संथाल जनजाति पाई जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी जनजाति भारत में कौन है मालूम, तो वो भील जनजाति। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति का नाम क्या है, तो भील है। ठीक है, और जैसे कि ये क्वेश्चन आया ना, संथाली कहाँ पाई जाती है, उसी प्रकार आता है क्या, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भोटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाता है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भोटिया या लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो सिक्किम में। गारो जनजाति या तो गारो खासी जनजाति या जयंतिया है ना, गारो खासी जयंतिया ये कहाँ, मेघालय में पाया जाता है। और मुंडा जनजाति झारखंड में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14। अभी जो आपको है ना, इस चैनल पर आपको प्लेटफॉर्म का खान सर का प्रैक्टिस सेट जो आया था और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, 2, 3 सब करवाया हुआ है और एडिटोरिया का भी करवाया हुआ है। तो एक नया अभी जो लेटेस्ट आया है एडिटोरिया का नया जो प्रैक्टिस बुक आया है, जो कि अभी जो एग्ज़ाम डेट आपको घोषित हुआ है, तो इसी 2-4 दिन पहले ही आया है। ठीक है, तो उसका भी हम आपको रिवीजन करवा देंगे फास्ट, उसका बेहतरीन तरीके से उस सेट का सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पर आप लोग बने रहें, जो भी मार्केट का बेहतर जो प्रैक्टिस बुक होगा उसको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो वो अगले हफ्ते से वो स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, तो भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में है। ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो वो है मेरीना बीच, जो कि तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि जो सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है, तो वो गुजरात का है। लंबा जो समुद्री है तट वो गुजरात का है, सबसे कम जो है वो गोवा का है। ठीक, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में है अपना बिहार, है ना। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर बिहार के जैसे यहाँ दिशा पूछा है तो बिहार के बारे में याद रखना आपको। बिहार के उत्तर में क्या, नेपाल, दक्षिण में झारखंड, है ना। बिहार के दक्षिण में झारखंड हुआ, तो झारखंड के उत्तर हो गया बिहार, तो दक्षिण में झारखंड हो गया। फिर समझिए, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है, विशाखापत्तनम। ठीक है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन विशाखापत्तनम है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, उसका आंसर भी क्या होगा, विशाखापत्तनम हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक, सबसे गहरा बंदरगाह ये। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो वो है नौहावा सोबा मुंबई बंदरगाह, जो कि इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बंदरगाह जो का नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया, तो नौहावा सोबा बंदरगाह का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है। दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, देखिए अगर वैसे याद रखते हैं तो आसानी से आंसर बन जाता है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 है वो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है, दिल्ली से पाकिस्तान को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना, दिल्ली से कोलकाता है, दिल्ली से कोलकाता है। तीसरा है आगरा से मुंबई तक जाती है। और चौथा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग वो है मुंबई से चेन्नई। ठीक है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, और तो नोट कर लीजिएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। कैसे याद करना है, दीपा दिक आमू मूचे, दीपा दिक आमू मूचे। अब दीपा दिक जैसे स्टार्ट किए, दीपा दिक यानी कि पहला दूसरा, तो ये यहाँ पूछा दीपा दिक यानी दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता तो दूसरा हो गया। दीपा पूछा दिल्ली से पाकिस्तान के कटरा अटारी तक जाती है, तो ये दीपा दिल्ली से पाकिस्तान। दीपा जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, दीपा दिक, तो दीपा हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग 1, दिक यानी दूसरा, और आमू मूचे यानी कि तीसरा और चौथा। तो आमू से हो गया आगरा से मुंबई, आमूचे यानी कि मुंबई से चेन्नई, ये हो गया चौथा। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग चौथा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा आसानी से। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है ना। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH44। यहाँ NH44 से एक क्वेश्चन और रिलेट करके याद रख लेना क्या, जो कि समान नागरिक संहिता जो है ना, UCC समान नागरिक संहिता, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता यानी समान अंक वाला 4-4। ठीक है, और भारत का सबसे लंबा राजमार्ग भी है NH44। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH548 और 118, दोनों है, क्योंकि दोनों की लंबाई है ना सेम है, 5-5 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य में आ जाएगा आंसर क्या, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकमात्र राज्य है जहाँ केसर का प्रमुखता से उपजाया जाता है, वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि राजतरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से, तो कश्मीर का इतिहास से है ना। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कल्हन है। ठीक है, और राजतरंगिणी का संबंध हो गया जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन कब हुआ था, तो ये आपको मालूम है 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, अच्छा केसर का मुख्य उत्पादक पूछा तो यहाँ आंसर हो गया जम्मू कश्मीर। इसी टाइप का पूछे याद रखना क्या आपको, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक पूछे तो उत्तर प्रदेश, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है, प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे तो वो है पंजाब।
ठीक है। ऐसे सिंपल में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा आ जाएगा? पंजाब। चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। इलायची का है केरल, है ना। मसाला सबसे अधिक हो गया एमपी हो गया, ठीक है। पहले केरल था, लेकिन मसाला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा है तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से कौन होता है? तो रबी की फसल में क्या आता है? गेहूँ। तो गेहूँ कब काटा जाता है? तो होली के समय, है ना। होली का दहन जब जलाते हैं तो उसके बाद क्या काटा जाता है, तो यानी कि मार्च के आसपास ही काटा जाता है। तो कटाई कब होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लेना है। रबी गेहूँ, रबी होता है खरीफ फसल होता है, ठीक है। तो रबी से एक कम से कम याद रखिएगा, तो आपको हिंट मिल जाएगा, याद रहेगा सब चीज़, ठीक है। तो रबी गेहूँ और खरीफ में धान। खरीफ में क्या? धान चावल जो है खरीफ की फसल है, ठीक। तो याद रखना, रबी की फसल में गेहूँ, सरसों, जौ, चना, मटर आ जाता है। खरीफ की फसल में धान, गन्ना, बाजरा और मक्का आ जाता है, ठीक है। अच्छा, खरीफ की फसल पूछे कब कटाई जाती है? जैसे यहाँ रबी पूछा तो मार्च हो गया, और खरीफ की फसल की कटाई कब होती है? तो ये होता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में, उस समय का दिवाली और छठ के आसपास होता है ना, दुर्गा पूजा के आसपास, तो इसकी कटाई हो जाती है। तो अब बात करते हैं, क्या एक क्वेश्चन आता है कि रबी की फसल है और खरीफ की फसल के बीच जो उपजाई जाती है वो कौन सी फसल कहलाता है? तो जायद फसल कहलाता है। क्या? तो जायद फसल कहा जाता है उसे, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। तो बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र वो कौन सा है? वो टिस्को, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये टिस्को अभी नहीं, अभी ये कहाँ है? झारखंड में स्थित है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 2001 से झारखंड में स्थित है। ये पहले बिहार में ही था। नेक्स्ट है, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम में रिपीट होता रहता है। कोई भी एग्जाम दीजिए इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। नरोरा नाभिकीय संयंत्र ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, नाभिकीय संयंत्र जो महत्वपूर्ण है उसको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कहाँ है। पहले तो ये जानते हैं कि भारत का पहला जो नाभिकीय शक्ति केंद्र है वो कौन सा? तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि तारापुर विद्युत संयंत्र जो है केंद्र ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कैगा नाभिकीय शक्ति केंद्र का कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक। रावत भाटा राजस्थान, रावत राजस्थान, रावत राजस्थान, ठीक है। याद कर लेना। कलपक्कम और कुडनकुलम ये दोनों परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में है। कलपक्कम और कुडनकुलम। काकरापार कहाँ है? तो काकरापार गुजरात में है। काकरापार नाभिकीय संयंत्र पूछे तो कहाँ है? गुजरात में है ना, काकरापार गुजरात में। नेक्स्ट है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट कोयला में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है ना। सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइट कोयला में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए इसे सबसे उच्च कोटि का कोयला भी पूछे तो ये एंथ्रासाइट हो जाता है, ठीक है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो निम्न कोटि का है अगर पूछे तो वो होगा लिग्नाइट, है ना। सबसे निम्न कोटि का यानी सबसे कम कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला हो जाता है लिग्नाइट कोयला। कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। सर्वाधिक भंडारण में भी झारखंड ही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियल कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव एलुवियल कहलाता है। और बर्फ़ के संघनन से निक्षेप जो होता है वो हिमनद कहलाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और मिट्टी की बात करें, मिट्टी से क्वेश्चन अक्सर आता है, तो सर्वाधिक जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है। और चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? लेटराइट मिट्टी है। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लेटराइट मिट्टी है। और कपास के लिए काली मिट्टी है ना, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की संसद कहलाती है।
तो चीन की संसद क्या कहलाती है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहला जाता है। ठीक है, अब ये जो संसद का नाम है ना, ये क्वेश्चन अभी रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम जो 2024 में हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। ड्यूमा है रूस का है। ठीक है, तो याद रखना है सभी आपको। अमेरिका का संसद का नाम पूछे कांग्रेस, जापान की डाइट है ना, जापान की फिर रिपीट होता है, ध्यान रखना डाइट होता है। और नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, और अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है शोरा है ना, अफ़गानिस्तान की संसद का नाम क्या है, शोरा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो ये कब तक थे, 1964 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे है ना, लगभग 17 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर उस समय था 7, लेकिन अब कितना हो गया, 8 है ना, तो इसलिए 8 वाला याद रखना है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी है, तो 8 है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश है, 28 राज्य है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया। ठीक है, जिसकी राजधानी का दमन है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, और प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू है ना। भारत का प्रथम महिला जैसे मुख्यमंत्री है सुचिता कृपलानी, राज्यपाल है सरोजिनी नायडू, और ये दोनों कहाँ, उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो भी सरोजिनी नायडू आंसर होगा। ठीक है, जो कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है। अच्छा, चलिए यहाँ तक याद रखना है, महिला जो है अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वो सरोजिनी नायडू है। और इसे सिंपल में पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो एनी बेसेंट है। नेक्स्ट है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया, तो किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा वोटों से, तो यहाँ पर आंसर उस समय क्या हुआ था, रामविलास पासवान। ठीक है, तो रामविलास पासवान से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि रामविलास पासवान अपनी राजनीति की शुरुआत ये किस पार्टी से किया था मालूम, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। ठीक है, अच्छा, करेंट अफेयर में आपको याद रखना है, जैसे ये लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया, इससे ज़्यादा वोटों से विश्व रिकॉर्ड अब बना दिया कौन, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला शंकर लालवानी, जो कि इंदौर से लड़ा था है। शंकर लालवानी बीजेपी के हैं और 11.72 लाख मतों के अंतर से ये जीता है, 11.72 लाख वोटों से ये जीता है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, शंकर लालवानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसने फ्रंटियर गांधी कहा था, तो किसे फ्रंटियर गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। या तो सीमांत गांधी पूछे किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान से एक क्वेश्चन और याद रखना क्या, कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। ठीक है, और इनका साथ एक संस्थान है खुदाई खिदमतगार की स्थापना भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया ये।
जैसे कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो पहली बार अंतरिक्ष में कब गया था, तो 1961 में गया था। ठीक है, 1961 में। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में आता है कि पहला जो अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो यूरी गागरिन है ना, जो कि रूस के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है। अब अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की है। ठीक है, पहली महिला में हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि रूस की है। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम वो कौन व्यक्ति है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कि चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति है। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन सा है, तो वो है राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहली भारतीय महिला कल्पना चावला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है, तो ये वसीय अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो डाल्टन और रदरफोर्ड और नील्स बोर जो है ये सभी परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। क्यूरी जो है ये संबंधित नहीं है ना, परमाणु संरचना सिद्धांत से संबंधित नहीं है क्यूरी। अब क्यूरी से भी क्वेश्चन याद रख लीजिए, क्या रेडियम की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था। और पोलेनियम की खोज भी मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र महिला कौन है, तो वो मैडम क्यूरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है, तो किसका, ये पोटेशियम का यौगिक जो है कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है, तो किसका यौगिक, पोटेशियम का है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम का। जब पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 19 है। इसका प्रतीक क्या है, तो के है। ठीक है, पोटेशियम को किस में रखा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, तो पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो पानी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो मानक के रूप में किसका, कार्बन का लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा कार्बन का अपरूप कौन कौन सा मालूम, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कार्बन का अपरूप में जैसे आ गया क्या, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फुलरिन, ये सब कार्बन का अपरूप है। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या पूछे तो 6 हो जाएगा, परमाणु भार पूछे तो 12 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 समस्थानिक है, कौन कौन सा है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके समस्थानिक 3 आपको बता दिए। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सबसे हल्की गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी हाइड्रोजन है ना। ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन है, और वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन, और पृथ्वी के भूप्रकृति में और मानव में पूछे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है ना। पृथ्वी के भूप्रकृति और मानव में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंड इसका अयस्क है, तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड, ये है यूरेनियम का अयस्क है ना, यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखना है आपको, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, सीने बार किसका अयस्क है, तो सीने बार पारा का अयस्क है ना, सीने बार किसका है, पारा का है ना, पारा का अयस्क है सीने बार। और जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जैसे कि यूरेनियम का पूछा जाता है बार बार,
पारा का पूछा जाएगा, है ना। सिनेबार किसका है? पारा का है। और गेलेना किसका है? सीसा का अयस्क है ना, गेलेना सीसा का अयस्क है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो वो है तांबा, है ना। तांबा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में 90% तांबा होता है और 10% एल्युमिनियम होता है, इसलिए उच्चतम अनुपात में कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कांसा किसका मिश्रण है? तो याद रखना है क्या? कांसा है ये टीन और तांबा का मिश्रण है, ठीक है। तो इसको याद ऐसे रख लेना है, काटता, है ना, काटता, यानी कि कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है। इसी प्रकार आता है क्या है? पीतल। पीतल किसका मिश्रण है? तो इसको ये तांबा और जिंक का मिश्रण है, ठीक है। तो इसको याद रखना है पिताजी, यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो वो कार्बनिक यौगिकों में जो कि प्रथम संश्लेषित जो था वो क्या था? यूरिया, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए याद रखना है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। अब बीपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मालूम? कि यूरिया के सूत्र में इसमें क्या है, ठीक है। तो ये पूछा गया था और ऑप्शन में था, जैसे एक में था NH, दूसरे में था NHC, तो इस तरह से था, और एक में था NHCO। तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन चारों है, तो इसलिए ध्यान रखना है NHCO चारों वाला आंसर हो गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र हो गया। और यूरिया से क्वेश्चन क्या आता है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है बुर्च अभिक्रिया, है ना, इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो बुर्च अभिक्रिया किसे? एल्केन प्राप्त करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, बुर्च अभिक्रिया का, ठीक है। अच्छा, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2, ये हो गया एल्केन, एल्केन +2 हो गया। और एल्केन क्या हो गया? CnH2n। और एल्काइन में क्या? एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, ठीक है। इसको याद करना है तो थोड़ा सा क्या है, हिंट कर लीजिएगा, से एल्केन, है ना, आइकर एल्केन तो प्लस में 2, ठीक है। एल्किन सिंपल में है CnH2n, एल्किन सिंपल हो गया CnH2n। एल्काइन, है ना, एल्काइन ऐसे रिलेट करिएगा थोड़ा सा वॉइस, एल्काइन जैसे तो माइनस, है ना, एल्काइन माइनस, यानी कि एल्काइन जो है वो -2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एल्केन में +2 हो गया, एल्किन सिंपल है CnH2n, और एल्काइन में क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी CnH2n तो सभी में है, ठीक है। तो खेल क्या है? +2 -2 और एक में 2 नहीं है, ठीक है। तो एल्केन में +2 हो जाता है, एल्किन सिंपल ही रहता है CnH2n, और एल्काइन में क्या हो? -2 हो जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिरका का pH मान लगभग होता है। तो सिरका क्या है? तो ये अम्लीय है ना सिरका में, क्योंकि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल है, तो आंसर तो ये नहीं होगा सी, और ये नहीं होगा, क्योंकि 7 के बराबर अगर होता है तो उदासीन, और 7 से ऊपर हो गया तो क्षारीय हो गया, लेकिन है ये क्या? अम्लीय है। तो सिरका में क्योंकि ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये इसका pH मान कितना है? लगभग 3 होगा, इसका करेक्ट आंसर, ठीक। pH मान का आविष्कार किसने किया था? तो इसका खोज किया था सोरेनसन ने, है ना। pH मान की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन, ये याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है। तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो 2 है, ठीक है। ग्लिसरॉल का सूत्र अगर पूछे तो C3H8O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है। प्राथमिक उत्पाद पूछे या तो मुख्य उत्पाद पूछे तो ग्लूकोज है। और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछे तो वो क्या हो जाएगा आंसर? ऑक्सीजन। मशरूम है, तो मशरूम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मशरूम, ऑप्शन नंबर डी, कवक, है ना। मशरूम क्या है? एक कवक है। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और कितनी होती है? 94% होता है, ठीक है। और किस कवक का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है?
तो यीस्ट का प्रयोग किस कवक का है ना, कवक से क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे किस कवक का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, तो यीस्ट का जो उपयोग है बेकरी उद्योग में किया जाता है। उसी प्रकार एक शैवाल का अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि वायुयान में चालकों द्वारा भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो इसमें प्रकंद का एक उदाहरण कौन सा है, तो अदरक जो है ये प्रकंद का उदाहरण है ना। अदरक हो गया या तो हल्दी हो गया, ये सब प्रकंद का उदाहरण है। और एक होता है कंद, कंद जैसे कि तना, आलू क्या एक तना कंद है, शकरकंद भी एक कंद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए और बाकी जो भी क्वेश्चन का जो पूरा डिटेल डिस्कशन है, यानी कि एक एक प्रश्न, एक भी प्रश्न आपको उस चैप्टर से, उस टाइप का प्रश्न आपसे एक भी ना छूटे, उस टाइप का डिस्कशन आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है ना, उसमें आप देखिएगा। जो कि संभावित प्रश्न जो टाइटल में लिखा रहता है, संभावित प्रश्न थंबनेल में, वो वीडियो देखिएगा। उसमें एक भी प्रश्न आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, उसमें जितना भी टाइम लगे आपको बहुत अच्छे से बताते हैं उसमें, है ना। इसमें भी आपको बहुत जो मेन क्वेश्चन है आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है, तो सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु है नीली व्हेल है। ठीक है, अब नीली व्हेल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है क्या, पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, तो यही ब्लू व्हेल ही है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी पूछे तो यही नीली व्हेल ही है। और राष्ट्रीय विरासत पशु पूछे तो वो है हाथी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद क्या है, तो वो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जल है। ठीक है, इसमें क्या प्रकाश संश्लेषण और शोषण का जो कॉमन उत्पाद है ये पूछा है, तो ये जल। और प्रकाश संश्लेषण का पूछे मुख्य उत्पाद, तो ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो थायराइड ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो थायराइड ग्रंथि में ही सूजन आ जाती है, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। ठीक है, और ये गले में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अच्छा ग्रंथि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार की ग्रंथि होता है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो जो हार्मोन का उत्सर्जन करती है ना, जो हार्मोन का निर्माण करता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है, और जो एंजाइम का निर्माण करता है वो बहिःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, और जैसे ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो यानी कि थायराइड क्या है, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि ये हार्मोन का निर्माण करती है ना, हार्मोन इससे निकलता है। ठीक है, फिर समझिए, जो एंजाइम का स्राव करती है बहिःस्रावी, और जो हार्मोन का स्राव करती है अंतःस्रावी, जो दोनों यानी कि एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालता है वो कहलाता है मिश्रित ग्रंथि। जैसे कि अग्नाशय है ना, अग्नाशय जो कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। ठीक है, जैसे हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और जैसे एंजाइम की बात करें तो लाइपेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है, और ट्रिप्सिन सब अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे शरीर का कौन सा है, तो यकृत ग्रंथि है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तो वो है अग्नाशय। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे है ना, सबसे बड़ी जैसे यकृत है, सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है ना, पीनियल ग्रंथि। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है। अब ये क्वेश्चन मालूम, जो 2022 का बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन ये पूछा हुआ था ना, रिपीट किया हुआ था, कौन सा अंग पित्त का स्राव करती है। ठीक है, अब देखिए पित्त का कई लोग आंसर क्या है, पित्त जैसे यहाँ पित्त का स्राव, अब डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो इसका आंसर क्या पित्ताशय लगा के चलाते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है। देखिए पित्त का स्राव होता है यकृत से, है ना, इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। यही पूछेगा पित्त जमा कहाँ होता है, तो वो पित्ताशय में होगा, है ना। पित्त निकलता कहाँ से, यकृत से, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पित्त का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से। यकृत से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। पित्त का स्राव होता है यकृत से। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, विटामिन ए यकृत में, और इसके यकृत से और क्या याद रखना है आपको, तो यकृत से और याद रख सकते हैं क्या, जैसे कि विटामिन ए संग्रहित होता है यकृत में। सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किस अंग की होती है, तो यकृत का होता है ना। हेपेटाइटिस रोग, जॉन्डिस रोग ये किस अंग में होता है,
तो यकृत में होता है, यकृत को जिगर या तो लीवर कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही यह तकनीक संभव हुई है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही यह तकनीक संभव हुई। कौन सा तकनीक? तो ये वाला है ना, डीएनए अंगुली मुद्रण है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान का है हैदराबाद में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न का कारण विषाणु है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो रेबीज यहाँ पर है। बाकी टेटनस, कुट्स और प्लेग जो रोग है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, विषाणु की खोज किसने किया था? ये वायरस की खोज इवानोवास्की ने किया था। अब बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का अध्ययन कहलाता है, तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम का सिद्धांत दिया था किसने? मैक्स प्लैंक ने दिया था। ठीक है। और न्यूटन की गति का जो नियम है वो जो गति का है ना नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने दिया था। आइंस्टीन क्या दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc² किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने ही दिया था। नेक्स्ट है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है, तो क्या कहलाता है? पायरोमीटर है। जो बहुत अधिक तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लक्ष्य इसकी इकाई है, तो लक्ष्य किसकी? प्रदीप्ति की इकाई है ना। लक्ष्य प्रदीप्ति की इकाई है। ताप की इकाई क्या? केल्विन है। द्रव्यमान का केजी है। बल का क्या? न्यूटन है। ठीक है। और यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य, एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है ना। ये रेलवे में भी क्वेश्चन एग्जामों में कई रिपीट हुआ है कई बार। और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा? एक अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? है ना, ये बात जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। परावर्तक सतह कौन कहलाता है? ये जो कलई क्षेत्र है ना, इसके अपोजिट जो है ये परावर्तक सतह है, ये धंसा हुआ रहता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या बोला? वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है ना। वक्रता केंद्र पर ही है दोनों, तो ये वस्तु के समान आकार का होगा ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम तापमान वाली वस्तु से किसी उच्च तापमान वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो ये दूसरा नियम कहा जाता है ना। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम में ये दिया हुआ है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम तापमान वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो एक वायुयान की ध्वनि ये लगभग कितना 100 डेसिबल के आसपास होता है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है। अच्छा, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जो है मानव के लिए सबसे स्वस्थ के लिए कितना डेसिबल वो तय किया है? 45 डेसिबल, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है 45 डेसिबल। ठीक है। अच्छा, ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव और उससे कम गैस में होता है। ठीक है। तो ध्वनि का वेग जो है ना किस में अधिक है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया है ना। ऑप्शन में बार बार स्टील रहता है, ध्यान रखना है। तो स्टील में सबसे अधिक होता है। अच्छा, ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक है। और प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं 9 मीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दे दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है ना। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। अब इससे देखिए 2 क्वेश्चन याद रखना है रिलेट करके, और ये इसमें भी आपको कन्फ्यूजन कभी ना हो। जैसे कि हाइड्रोजन बम ये आधारित है किस पर? तो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर ये आधारित है, हाइड्रोजन बम। अब इसको रिलेट कैसे करना है? देखिए
सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम हो गया नाभिकीय संलयन, क्योंकि उस सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो ये कहाँ था? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। और ये दोनों विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? दोनों किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक, नेक्स्ट है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो कौन सा प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है? तो इसमें अशोक स्तंभ जो है ये बिहार में है। ठीक है, बाकी बात करते हैं सलीम अली पक्षी विहार, ये कहाँ है? सलीम अली पक्षी विहार ये जम्मू कश्मीर में है। और उदंती पक्षी अभयारण्य ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और कामाख्या मंदिर तो मालूम है असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो पोइरोट की रचना किया था क्रिस्टी ने। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना की? तो जिब्स वुड्स हाउस है ना, जिब्स की रचना वुड हाउस ने किया था। नेक्स्ट है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो किसका? पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या? चांद तारा है। बाकी बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है। यह दिन इक्विनॉक्स कहलाता है। इक्विनॉक्स यानी दिन और रात समान होता है। तो कौन सा दिन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को। ठीक है, अच्छा 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट है, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। तो राजनीतिक विमान दुर्घटना में कौन मारे गए थे? तो संजय गांधी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, नारायणन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 69, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। तो पुलेला गोपीचंद ये बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन खिलाड़ी है। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो बुकर पुरस्कार विजेता कौन रही है? तो इसमें अरुंधति राय को मिला था ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और अरुंधति राय को किस लिए मिला था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अच्छा बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी करंट अफेयर में आप याद रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा जाता है। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? तो सामंथा हार्वे को दिया गया था। सामंथा हार्वे है ना। बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? सामंथा हार्वे को। और किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो ऑर्बिटल उपन्यास के लिए दिया गया है बुकर पुरस्कार 2024। आयोग होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। तो उसे किसे मिला है? तो एरपेन बेक और हॉफमैन को, दो व्यक्ति है, एरपेन वेक एरपेन बेक और हाफमैन, ये दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का दिया गया। और केरोस पुस्तक के लिए, पुस्तक का नाम क्या है? केरोस पुस्तक के लिए। ठीक है, तो याद रखना, एक बार फिर समझिए। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल उपन्यास के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 एरपेन बेक एवं हॉफमैन को दिया गया केरोस पुस्तक के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसमें उस समय की बात है, तो सिर्फ इसमें लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बाकी फिर क्या हुआ? 2014 में सचिन तेंदुलकर और CN राव को भी भारत रत्न दिया गया, और अटल बिहारी वाजपेयी को, और इनके साथ मिला था किसको? अटल दा हैं, और एक हैं अटल बिहारी वाजपेयी को ही याद रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प ये क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ठीक है, और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा है। इसी टाइप का प्रश्न आपको और भी
याद रखना क्या, जैसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछ दिया गया वो कमल फूल है, और राष्ट्रीय पक्षी क्या, मोर है, राष्ट्रीय पशु क्या, बाघ है, और राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है, और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है, और जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है चैत, ठीक है, चैत होता है। और चैत कब शुरू होता है, अंग्रेजी के महीने में 22 मार्च से शुरू होता है। नेक्स्ट है, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि, तो 5 सितंबर किस कारण मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और ये क्योंकि राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ था ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और विश्व शिक्षक दिवस का मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, तो किस पुस्तक पर आधारित था, तो ये था द लास्ट लेक्चर पुस्तक के लिए, जो द लास्ट लेक्चर आधारित पुस्तक पर जो है यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय रहा था। नेक्स्ट है, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, तो यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है यानी कि बिहार है ना, क्योंकि ये समुद्री नमक कहाँ होता है, समुद्री तटों में होता है, तटों के पास होता है, समुद्री तटों द्वारा, तो जो कि समुद्री तट से जो राज्य रहेगा सटा हुआ वहीं पर होगा नमक का उत्पादन, ठीक है। ऐसे बिहार में नहीं हो सकता, बाकी गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में ये नमक का उत्पादन होता है। सबसे अधिक नमक का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी, तो पहली बोलती आलम, बोलती आलम, बोलती आलम। जबकि भारत का पहला मूक फिल्म पूछे या तो पहला फीचर फिल्म, तो वो राजा हरिश्चंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहली मूक फिल्म हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, पहले बोलती फिल्म हो जाएगा आलम आरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो यह है श्यामची आई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है श्यामची आई। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो यह है नाइक कंपनी से, NIKE। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है, तो आई इसमें होता है इन्फ्लेमेटरी, है ना, इन्फ्लेमेटरी होता है आई, क्योंकि इसमें क्या है, NSAID का फुल फॉर्म अगर जानते हैं तो क्या होता है, नन अस्टेरॉइड, है ना, नन अस्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट है, 2011 में किस नेता ने अनशन किया था और इसे सद्भावना मिशन कहा, तो ये किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर है अन्ना हजारे ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था, तो ये APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया है ना। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। बाकी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता ही है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, है ना, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल, और दोनों को ध्वस्त किया था किसने, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है, USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के भूतपूर्व प्रमुख को घेराबंदी यानी को बंदी बनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C IMF का, ठीक। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A
है ना, डेनमार्क। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझिए, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी है? तो डेनमार्क को, है ना, डेनमार्क ने चुना था। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन याद रखना क्या कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री मावो भंडारनायके, है ना, श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे। और यहाँ पर IMF की बात करें तो IMF काफ़ी महत्वपूर्ण है। IMF का स्थापना कब हुआ था? तो IMF और विश्व बैंक ये दोनों की स्थापना 1944 में हुए थे। किस पर हुआ था? तो किस सम्मेलन के तहत हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। ठीक है, अब विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएगा श्री मावो भंडारनायके, जो कि श्रीलंका का बना था। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला, ये आपको बता दिए, है ना, डेनमार्क। नेक्स्ट है, EMI जो कि कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें किसके लिए आता है? EMI क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना, इक्वेटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसी टाइप के 3 प्रश्न आता है। एक तो श्वेत क्रांति का जनक हो गया, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक, है ना, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और यहाँ पर जो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? तो ये क्या कहलाता है? सील, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा वो कहलाती थी क्या? सील। नेक्स्ट है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? लास्ट सपर को चित्रित किसने किया था? लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी इसका करेक्ट आंसर है। मोनालिसा का भी चित्रित किसने किया था? तो ये लियोनार्दो दा विंसी किया था। नेक्स्ट है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, है ना। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को, है ना, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो पंचायती राज और नगर पालिका, पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपको 73वां संविधान संशोधन के तहत दर्जा दिया गया, और ये 74वां। ये अनुसूची पंचायती राज 11वीं और अनुसूची 12वीं है नगर पालिका, और भाग 9 में है पंचायती राज, और भाग 9 के ए में है नगर पालिका। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो अन्य तीनों को समाहित कौन करता है? तो पारितंत्र, है ना। पारितंत्र में आ जाता है कम्युनिटी, आबादी और जाति। ठीक है, तो पारितंत्र के अंतर्गत ये सब आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर जो 2 है प्रीवियस ईयर पेपर 2013 का जो है बिहार SSC CGL मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सभी GK GS और करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है समाप्त आपसे, क्योंकि 150 तक क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग का रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा आपका हो जाता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और किस टाइप के वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, वो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट